बताएं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया और कहा है कि जंग अपने इख्तिताम के करीब है। सदर ट्रंप के इस बयान को आप कितना संजीदा ले रहे हैं और क्या जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या कह रही है, किस तरफ इंडिकेट कर रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ की नाकाबंदी कर दें। उसकी वजह ये है कि जब अमेरिका ने रशिया को ये अलाउ किया और ईरान को भी ये अलाउ किया कि वो तेल बेच लें, तो ये कैसे हो सकता था कि वो इसकी नाकाबंदी करते? और अगर वो इसकी नाकाबंदी जो है या इसका जो ब्लॉकेड है, इसको कंटिन्यू रखते, तो ग्लोबल सप्लाई चेन तो और मुतासर होनी थी और इन्फ्लेशन भी बढ़नी थी, तेल भी महँगा होना था। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। उन्होंने ये तो सोचा कि ठीक है, टॉक्स हमारी मुतासर हुई हैं, हम वो नई कंक्लूजन निकाल सके, तो शायद हमें ये कर देंगे तो पता नहीं ईरान जो है उसको नुकसान होगा। ईरान को नुकसान नहीं होगा। आपने देखा होगा जब गलीबाफ साहब यहाँ से गए थे तो उन्होंने जाते ही एक ट्वीट की थी और कहा था कि इस वक़्त अमेरिका के जो डिफरेंट गैस स्टेशंस हैं उन पे जो कीमत है वो ये है, तो आइंदा कुछ दिनों में ये आप देखें ये 4-4 5-5 डॉलर पर जो गैलन है और बढ़ जाएगी। तो सवाल सीधा-सा है, ये प्रैक्टिकल नहीं था। लोगों ने कहना था कि पहले ही महँगाई है, अब आप भी सारी सप्लाई चेन को रोक रहे हैं। प्लस अगर आप चाइनीज़ जो है उनको रोकते हैं, तो उसकी तो इम्प्लीकेशंस होंगी। चाइना कोई आम मुल्क तो नहीं है। आज जैसे कि ट्रम्प साहब ने कहा भी है कि वो चाइनीज़ बड़े खुश होंगे, तो वो चाइनीज़ खुश कैसे होंगे? चाइनीज़ तो ज़ाहिर बात है इसमें इंटरवीन करते कि आप हमारी सप्लाई चेन या हमारे ऑयल या हमारे कार्गो को क्यों रोक सकते हैं? आप किसी के पास क्या इख्तियार है? तो मेरा ख़्याल है और ये जो उनका सोच थी, ये लार्जली कोई इतनी प्रोडक्टिव नहीं थी और बैकफ़ायर की है। लेकिन एक लिवरेज के तौर पे या इसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो उन्होंने किया लेकिन वो काम नहीं आया, सो इसलिए वो पीछे हट गए हैं इससे। ठीक है, वो काम नहीं किया उसने जो वो काम करवाना चाहते थे, तो इसलिए आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हट गए हैं। फ़ारूक सलीम साहब, ये अभी इन्फ्लेशन का भी जिक्र चीमा साहब कर रहे हैं, दुनिया इन्फ्लेशन का जिक्र कर रही है, ये वॉर का इम्पैक्ट है। आईएमएफ ने भी वॉर के इम्पैक्ट के हवाले से वार्निंग इशू की है। इस वार्निंग में पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्या मैसेज है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कहना ये चाहूँगा कि सदर ट्रंप तो घंटे में 2 बयानात देते हैं और वो दोनों आपस में भी नहीं मिलते। तो एक सदर घंटे में? ट्रंप से बालातर होके हमें जो ज़मीनी हकीकत है उसके ऊपर मैं समझ कि ज़्यादा फोकस करना होगा। और ज़मीनी हकीकत ये है कि ईरान मज़ीद बमबारी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अमेरिका जो है वो मज़ीद कई दिन $100 के तेल के और गैर यकीनी की फ़ज़ा में वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों ममालिक सियासी जीत चाहते हैं, उन्होंने अपनी अवाम को दिखाना है कि हम जीत गए हैं। जीता दोनों में से शायद कोई भी नहीं है और दैट्स वेयर पाकिस्तान कम्स इन। पाकिस्तान पॉलिटिकल कवर प्रोवाइड करता है कि अमेरिका भी जीत गया और ईरान भी जीत गया, अपने अवाम को जाके बता दें जंग किसी सूरत जो है वो बंद कर दी जाए। अब आ जाएँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन का आपने ज़िक्र किया। देखिए, ना सिर्फ तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू, 3-4 और बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं जो मैं समझता हूँ कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन देम। एक तो फर्टिलाइज़र तकरीबन 16 मिलियन टन सालाना वहाँ से गुजर के आता है और फिर वो खुराक में जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहती है, अगर कम फर्टिलाइज़र आता है, तो सोचिए खुराक की कीमत बढ़ती है, खुराक की कीमत बढ़ती है, वापसी इन्फ्लेशन के पास जाते हैं। तेल की कीमत बढ़ती है, वापसी इन्फ्लेशन के पास जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद, कुछ बिलियन डॉलर का हीलियम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर के पहुंचता है और हीलियम आप सोचिए कि वो हमारी एमआरआई की मशीनें जो अस्पताल में लगी रहती हैं वो हीलियम के बगैर चलती नहीं। फिर सल्फर है, अमोनिया है, ये सब चीज़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती थी और ज़िंदगी इंसानी तारीख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी भी मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुई। ये इस दफ़ा एहसास ये हुआ कि पूरी दुनिया और हर चीज़ तकरीबन जो है वो हॉर्मुज़ के ऊपर डिपेंड करती है। हॉर्मुज़ से कोई बुरी तो डॉक्टर खबर साहब, क्या आती है। ये कहना ठीक है कि वो इकोनॉमिक मिसाइल ही साबित हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? ना सिर्फ इकोनॉमिक न्यूक्लियर मिसाइल कह लें। देखिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया के लिए बल्कि ईरान के अपने लिए भी। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होती है तो ईरान की अपनी आमदनी भी बंद हो जाती है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई बुरी खबर आती है, स्टॉक मार्केट जो ग्लोबल इक्विटी तकरीबन 100 ट्रिलियन डॉलर्स की है, वो गिरना शुरू हो जाती है। बॉन्ड मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। सोने की कीमत बहुत हद तक
उसका इन्हिसार है कि हरमूज से क्या खबर आती है। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, अगर कहीं $100 पे तेल के बैरल की कीमत पहुंचती है, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के ख़जाने में आप समझिए डॉलर की कमी शुरू हो जाती है। अगर कहीं 125-130 पे चले जाएं तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक, श्रीलंका कर लें, नेपाल कर लें, उनका इशू सॉल्वेंसी का शुरू हो जाता है, यानी कि डॉलर्स बचते नहीं हैं, तेल तो इंपोर्ट करना ही करना है। तो तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है बामुकाबला तरक्की याफ्ता ममालिक। ओके। सो चीमा साहब, ईरान ने जो लबनान के मामले को सीज फायर मुआहदे से लिंक कर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल और लबनान के दरमियान हम देख रहे हैं सिफारती राब्ते में उसे ईरान फ्रंट से डीलिंक किया गया है। ये मामला कितनी बड़ी हर्डल बन सकता है इस प्रोसेस में? देखिए, ईरान ने इसलिए लिंक किया था कि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है लेबनान के अंदर, उन्होंने तब इजराइल पे हमला किया जब आयतुल्लाह खामनाई की असैसिनेशन हुई। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बट हम इसमें घुसें इस चीज़ के अंदर। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि इजराइल ये समझता है कि जो लार्जर डिटेरेंस नेटवर्क था ईरान का, वो हर जगह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। सीरिया से, इराक से, उधर से, गज़ा से, ये थोड़ा सा एक रह गया है। इसको भी वो करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने पहले भी बड़ा एलिमिनेट किया, तो वो शायद है कि ये नई सोच आई है कि उन्हें डायरेक्ट डील की जाए। उसकी एक वजह ये है, इजराइल को यहाँ पे खामोश इसलिए भी होना पड़ रहा है कि यहाँ पे फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उनके फ्रांस के और उनके बड़े कनेक्शंस भी हैं, और वो समझते हैं कि ये बहुत सारी जो माइग्रेशन मिडल ईस्ट में होती है वो यहीं से होती है, और इसके साथ और फिर एक फ्रेंच कनेक्शन भी है। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश तो करेंगे ज़रूर कि इजराइल जो है वो डायरेक्ट इंगेज करे। और लेकिन आपको पता है कि कल अभी नेतन्याहू वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसने वो वेस्ट पहनी हुई थी और वो लेबनीज लैंड पे खड़ा हुआ था। तो ये जो चीज़ है ईरान का, ये जो ग्रेटर हम इजराइल की बात करते हैं, तो वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है। तो लोग उसमें गुस्सा करते हैं। ठीक है, वो इसको लेबनान को ईरान के इन्फ्लुएंस से निकालना चाहते हैं और वो डायरेक्ट डील करना चाहते हैं। ये इजरायली कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इजराइल के ऊपर क्योंकि एतबार नहीं किया जा सकता, और मेरा नहीं ख्याल, और क्योंकि जिस तरह अब इजराइल का इमेज बना है, देखिए जब अमेरिकी सदर उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब्राहमिक एकॉर्ड करवाया था, तो उस वक्त अमेरिका चाहता था कि इजराइल को मिडल ईस्ट का हिस्सा बनाया जाए। आज इजराइल ने अपने आप को अपने कंडक्ट से पिछले जो 4 सालों में उसने अपने आप को मिडल ईस्ट से निकाल दिया है। लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स हैं, जो मौजूदा लोग हैं, जो जनरेशन है, ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं इजराइल की इस बर्बरियत को। तो मुझे लगता है कि इजराइल कोशिश तो करेगा लेबनान से डायरेक्ट डील करें कि जी हिजबुल्लाह को सफाई करें, उनको निकाल लें, हम आपकी मदद करते हैं, ये सारा कुछ, लेकिन ये कोई कारआमद नहीं होगा क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन तो ईरान का मौजूद है। बहरहाल ईरानी इस वक्त चाहते हैं कि सीज फायर लेबनान में हो, बाकी बाद में कैसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी वो फिर जारी बात है, सिचुएशन और है। तो मेरा ख्याल है वो सीज फायर तो होल्ड करेगा, और क्योंकि मार्को रूबियो साहब ने वाशिंगटन में खुद ये डायलॉग कराया, तो मुझे लगता है ये सीरियस है और ये इम्प्लीमेंट होगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। अली चिश्ती साहब, ये जेडी वैंस का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक सॉलिड किस्म का एग्रीमेंट चाहते हैं। इससे क्या मुराद है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं इस स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट में क्या शामिल करवाना चाहते हैं? जी थैंक यू। जी, सबसे पहले तो अभी मैं आपको लेटेस्ट बताऊं कि ऑफ कोर्स द यूएई हैज स्पोकन टू द इरानियंस। तो एक आपको पता है कि अरब जो गल्फ लेड, ऑफ कोर्स स्पेशली जो यूएई एक अलग लीड कर रहा है ग्रुप विद बहरीन, which is now radically engaging with the Iranians. देखिए, सॉलिड एग्रीमेंट इज क्या है कि जो ईरान अपना यूरेनियम गिव अप करे टू अ थर्ड कंट्री। अब ऑफ कोर्स इनरिचमेंट पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसकी, लेकिन ऑफ कोर्स नाउ द अमेरिकन्स वांट द इरानियंस कि आप वो जो जाके थर्ड कंट्री को वो हैंड ओवर करें। अब वो ईरानियों के लिए कितना एक्सेप्टेबल है, दैट नीड्स टू बी सीन। रशियंस लेकिन जो खबरें आई थी कुछ पिछले चंद दिनों में वो ये थी कि ईरान ये तो तैयार था कि वो अपना ये यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है वो होल्ड करने को तैयार है, उसको रिफिल करेगा, उसको वो
इंस्पेक्शन भी कराने को तैयार है थर्ड पार्टी से, लेकिन किसी कंट्री के हवाले करने को तैयार नहीं है। जी जी, बॉटलनेक यहीं पे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे है कि उसका क्या होगा। देखें, अरब्स अपनी जगह पे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बिल्कुल सही है कि ऑफ कोर्स आपने देखा 82% ऑफ द अटैक्स बाय ईरान वाज ऑन गल्फ, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो राइट ऑफ वे है ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल है। ईरान अपनी जगह सही है, जो सही नहीं है वो द अमेरिकन और इसराइलीज है। ऑफ कोर्स उनकी आपने देखा कि विशियस अटैक ऑन वो जो कि इलीगल है ऑन ईरान, जिसकी वजह से हुआ, और उसमें जो ओरिजिनल सिनर है जैसे कि चीमा साहब ने बताया है, तो वो तो इसराइल है ना। तो मसला ये कि उसकी गारंटी कौन देगा। तो ऑफ कोर्स ईरान भी क्लोजर चाहता है इसका, अरब्स भी क्लोजर चाहते हैं और अमेरिकन भी चाहते हैं, लेकिन इसराइल की गारंटी कौन देगा, दैट इज द प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। ऑफ कोर्स मगर ये बात जो है हमें पूरी उम्मीद रहनी चाहिए। आई थिंक जो हमारी मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम इंगेजमेंट कर रहे हैं विद ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन इट, जिसमें हम लीड कर रहे हैं विद तुर्की, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, अब वो जो है वो किसी तरह करवट बैठने जा रही है, और हम सबको उम्मीद होनी चाहिए कि वो बी एबल टू सिक्योर अ डील, इफ नॉट इन इस्लामाबाद बट बाय इस्लामाबाद, मैं कहता हूँ ना। एंड ऑफ कोर्स वो एग्रीमेंट कहीं भी हो, इट वुड बी इस्लामाबाद अकॉर्ड, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इसमें थी, जो मोमेंटम ऑफ वॉर तोड़ दिया ना पाकिस्तान ने, वही जीत है इसकी। और आप देखें कि सीज़फायर एक्सटेंड हो गया है, तो लेट्स बी होपफुल जी, और आगे देखें। इसे इकोनॉमिक्स डिक्टेट कर रही है पूरी वॉर को, एंड आई थिंक सबसे बड़ी रुकावट है इस जंग के खिलाफ वो पाकिस्तान है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। जी मैं इससे पहले डॉक्टर साहब भी इस पर कमेंट कर रहे थे। ज़ाहिर है डॉक्टर साहब की अपनी एक्सपर्टीज़ हैं और मैं आई रिस्पेक्ट दिस ओपिनियन, बट अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ इस वॉर को, तो इसी तरह करता हूँ कि मिलिटरली अमेरिका ने डोमिनेट किया है। ज़ाहिर है चाहे उनकी नेवी हो या उनकी एयर सुपीरियॉरिटी थी ईरान के मामले पर, और बड़ा अच्छा खासा डैमेज दिया है। जो असेसमेंट्स हैं वो आई एम श्योर डॉक्टर साहब ने भी उसकी असेसमेंट्स की होंगी कि ईरान 2-3 डेकेड्स पीछे चला गया है। अगर ईरान आज अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करे, इट विल टेक 20-30 years टू रीच हियर वेयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।